गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आज हम कराने वाले हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे, जो कि डेली मॉर्निंग आपको 7 o'clock पे मिलती है वीडियो। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की पॉइंट है आपके मेटाफॉर्मिन पर नई खोज हुई है, दिमाग से नियंत्रित होता है ब्लड शुगर। एमएलए ट्रैक प्लेटफॉर्म, केरल विधानसभा की पारदर्शिता में नया कदम, दमन गंगा नदी की स्वच्छता के लिए सरकारी प्रयास, और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, पीओएसएच अधिनियम की सरकारी पहल, सीईआई दक्षिण क्षेत्र में नई नेतृत्व टीम, उद्योग और नवाचार को नई दिशा। आइए एक एक करके देखते हैं। पहले मेटाफॉर्मिन पर नई खोज हुई है और प्रकाशित एक वैज्ञानिक के अध्ययन ने खुलासा किया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दवा मेटाफॉर्मिन सीधे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। यह शोध साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसे बेयर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने किया है। इस खोज ने पिछले 6 दशकों से प्रचलित धारणाओं को बदलते हुए दवा के कार्य करने के तरीके की नई समझ प्रदान की है। अब तक यह माना जाता था कि मेटाफॉर्मिन मुख्य रूप से यकृत, लीवर और आंतों पर प्रभाव डालकर ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है, लेकिन नए अध्ययन से पता चला है कि यह दवा मस्तिष्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस पर भी काम करती है, और यह जो क्षेत्र है भूख, ऊर्जा संतुलन और ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस खोज ने डायबिटीज प्रबंधन में एक नई न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया को उजागर किया है। मेटाफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज़ के उपचार की प्रमुख प्रथम पंक्ति की दवा है। वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस भूख और ऊर्जा संतुलन को नियंत्रित करता है। रैप1 एक प्रोटीन है जो कोशिकीय संकेत और मेटाबॉलिज्म में भूमिका निभाता है। टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन प्रतिरोध और उच्च रक्तचाप से सरकरा से जुड़ी होती है। दूसरा आपका है एमएलए ट्रैक प्लेटफॉर्म, केरल विधानसभा की पारदर्शिता में नया कदम। आइए इसको देखते हैं क्या है ये। तो विधायी गतिविधियों को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म MLAtrack.com लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल एटीएच रिसर्च एंड सह डिजिटल कंजर्वेशन फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है, जो 2021 से 2026 तक केरल विधानसभा के विधायकों की गतिविधियों का विस्तृत डेटा प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को विधायी कार्यों की स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराना है। इस पोर्टल पर केरल विधानसभा के सभी 140 विधायकों की विस्तृत प्रोफाइल उपलब्ध है, जिसमें उनका बायोडाटा, निर्वाचन क्षेत्र के मानचित्र और उनके कार्य प्रदर्शन से जुड़े आंकड़े शामिल हैं। इसमें उपस्थित पूछे गए प्रश्नों और विभिन्न विधायी हस्तक्षेपों का दृश्यात्मक डेटा भी दिया गया है। इसके अलावा उपयोगकर्ता दिन प्रतिदिन की गतिविधियों जैसे प्रश्न, कॉलिंग, अटेंशन, मोशन, स्थगन प्रस्ताव की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ उनके आधिकारिक उत्तरों के लिंक भी उपलब्ध हैं। केरल विधानसभा में कुल 140 निर्वाचित विधायक होते हैं। स्टार्ट प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है, जबकि अनस्टार्ट प्रश्नों का उत्तर लिखित दिया जाता है। कॉलिंग, अटेंशन, मोशन का उपयोग तत्काल सार्वजनिक मुद्दों को उठाने के लिए किया जाता है। निजी सदस्य विधेयक उन विधायकों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते। आगे हम बात करेंगे दमन गंगा नदी की स्वच्छता के लिए सरकारी प्रयास। तो सरकार ने दमन गंगा नदी की जल गुणवत्ता सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें औद्योगिक अनुपालन और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड GPCB के अनुसार इस दिशा में तकनीकी सुधारात्मक उपाय लागू किए जा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के पूर्व निर्देशों से जुड़े कानूनी मामले वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। GPCB प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इसमें उद्योगों को बंद करने की नोटिस जारी करना और पोल्यूटर पेएज सिद्धांत के तहत पर्यावरण क्षति का मुआवजा वसूलना शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य उद्योगों को जिम्मेदार बनाना और नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही उद्योगों को जागरूक करने के लिए ओपन हाउस सत्र और पर्यावरण क्लिनिक भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग अलग मौसम के अनुसार रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं। सर्दियों में कम वायु प्रसार के कारण उद्योगों को उत्सर्जन नियंत्रण के कड़े उपाय अपनाने होते हैं, जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का रखरखाव और धूल नियंत्रण। वहीं मानसून के दौरान जल प्रदूषण को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार देश भर में सभी उद्योगों के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज JLD अनिवार्य नहीं है, लेकिन दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव में ऐसे उद्योगों को अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र एफ्लुएंट जो है ये जो इसका नेम है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स स्थापित करना आवश्यक है और उपचरित जल का पुनः उपयोग JLD हासिल करना है। पुनः उपयोग कर JLD हासिल करना होता है। पोल्यूटर पेएज सिद्धांत के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले को मुआवजा देना पड़ता है। GPCB गुजरात में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक जिम्मेदार संस्था है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का उद्देश्य औद्योगिक अपशिष्ट जल का पूर्ण पुनः उपयोग है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में गंगा और उसकी सहायक नदियां शामिल नहीं हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा POSH अधिनियम और सरकारी पहल। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई विधायी और नीतिगत उपाय लागू किए हैं, जिनमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 POSH एक्ट प्रमुख है। यह कानून महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने और उत्पीड़न की शिकायतों को प्रभावित निवारण के लिए बनाया गया है। यही सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी आयु, रोजगार, स्थिति या क्षेत्र से जुड़े हों। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा POSH अधिनियम और सरकारी पहल। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो POSH अधिनियम को सरकारी पहल है। भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विधायी और नीतिगत उपाय लागू किए हैं, जिनमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 POSH एक्ट प्रमुख है। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे दोस्तों। POSH अधिनियम 2013 के जो प्रमुख प्रावधान है, इस अधिनियम के तहत नियोक्ताओं के लिए एक अनिवार्य है कार्यस्थल को यौन उत्पीड़न से मुक्त और सुरक्षित बनाए। जिन संस्थानों में 10 से अधिक कर्मचारी हैं, वहाँ आंतरिक समिति का गठन आवश्यक है जो शिकायतों की जाँच और निवारण करती है। छोटे संस्थानों में नियोक्ता से जुड़े मामलों में जिला स्तर पर स्थानीय समितियाँ लोकल कमिटीज बनाई जाती हैं। सरकार इन प्रावधानों की क्रियान्वयन की निगरानी करता है और मामलों को रिकॉर्ड भी रखती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आगे हम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे हेल्पलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में। तो महिलाओं के लिए आपातकालीन सहायता सेवाएं जैसे हेल्पलाइन 181 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट है, ERSS 112 महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया मिशन शक्ति पोर्टल बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास सेवाओं को एकीकृत करता है। इसके अलावा SHE बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति ट्रैक करने के लिए केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है। POSH अधिनियम 2013 के तहत 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक समिति अनिवार्य है। छोटे संस्थानों के लिए जिला स्तर पर स्थानीय समितियां बनाई जाती हैं। वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं और महिला हेल्पलाइन नंबर 181 ERSS 112 देश भर में आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराते हैं। आगे हम देखेंगे CII दक्षिणी क्षेत्र में नई नेतृत्व टीम, उद्योग और नवाचार को नई दिशा मिली है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक 2026-27 के लिए नई नेतृत्व टीम का गठन किया गया है। डैनफोर्स इंडिया के अध्यक्ष रविचंद्रन पुरुषोत्तम को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। साइएंट लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रबंधन निदेशक कृष्णा बोदानूप को डिप्टी चेयरमैन बनाया गया है। यह नेतृत्व ऐसे समय में सामने आया है जब दक्षिण भारत देश के औद्योगिक और तकनीक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो CII दक्षिण क्षेत्र उद्योग और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है और नई नेतृत्व टीम से अपेक्षा की जा रही है कि वह उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी, निवेश आकर्षित करेगी और नीतिगत सुधारों के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी। यह नेतृत्व निर्माण और तकनीक क्षेत्रों के संतुलित प्रतिनिधित्व को भी दर्शाता है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री भारत का एक प्रमुख गैर सरकारी उद्योग संगठन है। डैनफोर्स ऊर्जा दक्षता और औद्योगिक समाधान के क्षेत्र में कार्य करता है। साइएंट लिमिटेड इंजीनियर और प्रौद्योगिकी सेवाओं की विशेषज्ञता रखती है। दक्षिण भारत IT विनिर्माण और निर्यात उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। अब दोस्तों ये देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं इन टॉपिकों से। मेटाफॉर्मिन दवा मुख्यतः किस रोग के उपचार में उपयोग होती है? कैंसर, मधुमेह, अस्थमा, TB। तो इसका उपयोग आपका होता है मधुमेह के लिए। हाल ही में शोध के अनुसार मेटाफॉर्मिन दवा प्रभाव अंग से किस अंग से जुड़ा पाया गया है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क, फेफड़ा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मस्तिष्क। मेटाफॉर्मिन किस प्रकार के मधुमेह में अधिक उपयोगी है? टाइप 1, टाइप 2, गर्भावधि, सभी। तो टाइप 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B।
ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन प्रमुख है? एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ग्लूकागन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इंसुलिन। एमएलए ट्रैक प्लेटफॉर्म किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, केरल। एमएलए ट्रैक प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा सुधार, पारदर्शिता बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि विकास। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पारदर्शिता बढ़ाना। एमएलए ट्रैक किससे संबंधित है? संसद, विधायक, न्यायाधीश, शिक्षक। तो ये आपका विधायक से संबंधित है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दमन गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? गुजरात और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो गुजरात और महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। दमन गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्याचल, पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली। पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दमन गंगा नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अरब सागर। पीओएसएच अधिनियम का संबंध किससे है? बाल श्रम, महिला सुरक्षा, पर्यावरण, शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है पीओएसएच का, ये है महिला सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पीओएसएच अधिनियम कब लागू हुआ? 2005, 2010, 2013, 2018। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 2013। पीओएसएच का पूर्ण रूप क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ सोशल हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी एंड हेल्थ। नन। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। राइट आंसर ए हो जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष समिति आईसीसी बनाना किसके तहत अनिवार्य है? आरटीआई, पीओएसएच एक्ट, आईपीसी, आईटी एक्ट। तो पीओएसएच एक्ट। सीआईआई का पूर्ण रूप क्या है? काउंसिल ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सेंट्रल इंडियन इंस्टीट्यूट, कॉर्पोरेट इंडिया इंडेक्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सीआईआई किस क्षेत्र से संबंधित संगठन है? शिक्षा, उद्योग, खेल, रक्षा। राइट आंसर बी हो जाएगा, उद्योग। सीआईआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली। सीआईआई दक्षिणी क्षेत्र में नई टीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीति, नवाचार, उद्योग विकास, पर्यटन, रक्षा। राइट आंसर बी हो जाएगा, नवाचार और उद्योग विकास। मेटाफॉर्मिन शरीर में ग्लूकोज उत्पादन को कहाँ कम करता है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क, गुर्दा। राइट आंसर बी हो जाएगा, यकृत। एमएलए ट्रैक प्लेटफॉर्म किस प्रकार की तकनीक से जुड़ा है? डिजिटल गवर्नेंस, कृषि तकनीक, रक्षा तकनीक, अंतरिक्ष। डिजिटल गवर्नेंस। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दमन गंगा नदी किस केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी है? लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली व दमन दीव, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। राइट आंसर बी हो जाएगा, दादरा और नगर हवेली व दमन दीव। पीओएसएच अधिनियम किसके खिलाफ सुरक्षा है देता है? चोरी, यौन उत्पीड़न, हत्या, धोखाधड़ी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चोरी। एमएलए ट्रैक प्लेटफॉर्म किसके कार्यों की निगरानी करता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया। राइट आंसर सी हो जाएगा, विधायिका। दमन गंगा नदी सफाई अभियान का उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन, ऊर्जा उत्पादन। राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण। सीआईआई का गठन कब हुआ था? 1947, 1965, 1895, 2000। 1895 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेटाफॉर्मिन किस प्रकार की दवा है? एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक, एंटीवायरल, पेन किलर। एंटी डायबिटिक। एमएलए ट्रैक प्लेटफॉर्म किस स्तर की सरकार से संबंधित है? केंद्र, राज्य, जिला, ग्राम। तो राज्य राइट हो जाएगा। पीओएसएच अधिनियम के तहत शिकायत कितने समय में दर्ज की जानी चाहिए? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। राइट आंसर 3 माह हो जाएगा। दमन गंगा नदी मुख्य उपयोग क्या है? सिंचाई, परिवहन, खनन, ऊर्जा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सिंचाई। सीआईआई का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, उद्योगों को बढ़ावा देना, चुनाव कराना, न्याय देना। तो करंट किस क्लास में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।